गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे गुणसूत्र अथवा क्रोमोसोम्स के बारे में। क्रोमोसोम्स को हेरिडिटरी व्हीकल्स अथवा आनुवांशिक वाहन के नाम से भी जाना जाता है। तो देखते हैं क्या है ये आनुवांशिक वाहन। क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं या अभिरंजित स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्लांट्स तथा एनिमल्स में पाई जाती है। यूकैरियोटिक प्लांट्स तथा एनिमल्स में यह केंद्रक के अंदर स्थित होती हैं। क्रोमोसोम्स पर अनेक जीन्स पाई जाती हैं और हम यह जानते ही हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुणों का संचरण जीन्स में स्थित डीएनए के द्वारा ही किया जाता है और यह जीन्स क्रोमोसोम्स पर रेखीय क्रम में उपस्थित होती हैं। अतः एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इन जीन्स के माध्यम से गुणों का संचरण करने के कारण ही गुणसूत्रों को हेरिडिटरी व्हीकल्स या आनुवांशिक वाहन का नाम दिया जाता है। तो देखते हैं गुणसूत्रों को सबसे पहले किसने खोजा। वैसे तो कार्ल नागेली नामक वैज्ञानिक ने पादप कोशिका में सर्वप्रथम गुणसूत्रों को देखा, परंतु इनकी डिस्कवरी का श्रेय स्ट्रासबर्गर को दिया जाता है, जिन्होंने कि सेल डिवीजन के दौरान ऐसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व किया। अब ये जो धागे नुमा संरचनाएं थी, इनको टर्म क्रोमोसोम सबसे पहले वॉल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने दी। तो क्रोमोसोम ही क्यों कहा गया इन्हें? क्रोमा शब्द जब भी आता है तो यह रंग के लिए अथवा कलर के लिए काम में लिया जाता है। तो ये जो धागे नुमा संरचनाएं थी, ये बेसिक डाइज जैसे कि एसिटोकार्मिन आदि से अभिरंजित होती थी तथा कलर्ड बॉडी बनाती थी। इसी आधार पर इन्हें क्रोमोसोम अथवा कलर्ड बॉडी नाम वॉल्डेयर के द्वारा दिया गया। तो इस प्रकार धागे नुमा संरचनाओं की डिस्कवरी से लेकर इनके नाम देने तक में अनेक वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया। क्रोमोसोम की संरचना पढ़ने से पहले हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक और शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, जिस पर अक्सर 3 मार्क्स का शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है। यह है क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस या आनुवांशिकता का गुणसूत्र सिद्धांत। यह सिद्धांत सटन तथा बोवेरी नामक वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था। इन्होंने यह बताया कि किसी भी सजीव का निर्माण जाइगोट से अथवा युग्मनज से होता है। युग्मनज अथवा जाइगोट फर्टिलाइजेशन के पश्चात बनी 2n संरचना होती है, जिसमें लगातार माइटोसिस के द्वारा अनेक कोशिकाओं का निर्माण होता है और यही कोशिकाएं आगे चलकर एक सजीव का निर्माण कर देती हैं। तो इस प्रकार एक सजीव की सभी कोशिकाएं जाइगोट से डेवलप होती हैं, माइटोसिस के द्वारा डेवलप होती हैं, अतः यह द्विगुणित होती हैं, जिनमें प्रत्येक में क्रोमोसोम के 2 सेट्स उपस्थित होते हैं, जिन्हें कि समजात गुणसूत्र कहा जाता है। सटन एवं बोवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी के बारे में कुछ और भी बताया, जैसे कि प्लांट्स तथा एनिमल्स की सोमैटिक सेल्स में क्रोमोसोम युग्मों में पाए जाते हैं। युग्मों में से एक गुणसूत्र मैटरनल अथवा माता से प्राप्त होता है, दूसरा पैटर्नल अथवा पिता से प्राप्त होता है तथा इन्हें समजात गुणसूत्र कहा जाता है। ये समजात गुणसूत्र अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। अतः मियोसिस के पश्चात जो गैमेट्स बनते हैं, प्रत्येक में केवल एक ही समजात गुणसूत्र का भाग जाता है। गैमेट्स के फ्यूजन के द्वारा फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसके द्वारा पुनः
इन क्रोमोसोम्स को डबल कर दिया जाता है। इस प्रकार क्रोमोसोम्स का फर्टिलाइजेशन के द्वारा डबल किया जाना तथा मियोसिस के द्वारा इनकी संख्या को आधा किए जाना एक क्रोमोसोमल साइकिल का निर्माण करता है। गुणों का वाहन करने वाली जीन्स क्रोमोसोम्स पर स्थित रहती हैं तथा यह रेखीय क्रम में स्थित रहती हैं। तो इस प्रकार क्रोमोसोमल थ्योरी आनुवांशिकता में गुणसूत्रों के महत्व को रेखांकित करती है तथा साथ ही यह भी बताती है कि प्रत्येक जीव के संपूर्ण जीवन काल में ये क्रोमोसोम्स अपनी स्ट्रक्चरल इंडिविजुअलिटी व निरंतरता बनाए रखते हैं। तो इस प्रकार क्रोमोसोमल थ्योरी गुणसूत्रों के महत्व को स्पष्ट करती है। अब हम देखते हैं कि गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है अथवा अलग अलग पादपों व जंतुओं में इनकी संख्या किस प्रकार से पाई जाती है। सबसे पहले हम हैप्लॉइड तथा डिप्लॉइड के कंसेप्ट को समझ लेते हैं। हैप्लॉइड अथवा अगुणित का अर्थ है क्रोमोसोम्स का एक ही सेट पाया जाना। तो जब एक प्रकार का एक ही गुणसूत्र पाया जाता है तो इसे हैप्लॉइड कहा जाता है। परंतु जब एक ही प्रकार के गुणसूत्रों के दो सेट्स पाए जाते हैं अथवा गुणसूत्र दो के गुणन में पाए जाते हैं तो इसे हम द्विगुणित अथवा डिप्लॉइड के नाम से जानते हैं। सामान्यतः एक स्पीशीज में सभी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित व समान होती है तथा यह दूसरी स्पीशीज के गुणसूत्रों से भिन्न होती है। कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या डिप्लॉइड तथा गैमेट्स में यह हैप्लॉइड होती है। अलग अलग प्लांट्स तथा एनिमल्स में क्रोमोसोम का नंबर भी अलग अलग पाया जाता है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्लांट्स में गुणसूत्रों की संख्या में काफ़ी वेरिएशन पाई जाती है। मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एस्टेरेसी फैमिली के हैप्लोपैपस ग्रेसिलिस नामक पादप में पाए जाते हैं, जिसमें कि 2n = 4 यानी द्विगुणित संख्या 4 होती है तथा अगुणित संख्या 2 होती है। तो यह मिनिमम नंबर है प्लांट्स में जो कि हैप्लोपैपस ग्रेसिलिस में पाया जाता है। इसी प्रकार अगर हम मैक्सिमम नंबर की बात करें तो यह ऑफियोग्लॉसम में पाया जाता है, जिसमें 2n लगभग 1260 होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना अंतर पाया जा रहा है मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में तथा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में। तो इस प्रकार अलग अलग जातियों में गुणसूत्रों की संख्या भिन्न भिन्न पाई जाती है। गुणसूत्रों की संख्या में यह भिन्नता किसी भी प्लांट स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने में तथा इनके इंट्रास्पेसिफिक रिलेशनशिप को पता लगाने के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होती है। अब हम बात करते हैं शेप ऑफ क्रोमोसोम्स की। तो यहाँ इस चित्र में आप देख रहे हैं कि आपको अलग अलग शेप्स के क्रोमोसोम्स नज़र आ रहे हैं, जैसे कि वी शेप, एल शेप तथा आई शेप। यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। गुणसूत्रों की आकृति एनाफेज के दौरान निर्धारित की जाती है। तो सेल डिवीज़न में मेटाफेज तथा एनाफेज में सेंट्रोमियर की स्थिति बहुत स्पष्ट नज़र आती है, जिससे कि सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर हमें गुणसूत्र अलग अलग शेप के नज़र आते हैं। तो आइए इनके बारे में एक सामान्य परिचय प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मेटासेंट्रिक या मध्य केंद्रीय गुणसूत्रों के बारे में। मेटासेंट्रिक गुणसूत्र में जैसा कि आप देख रहे हैं सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में स्थित होता है, जिससे कि गुणसूत्र की दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो यह गुणसूत्र हमें वी शेप के नज़र आते हैं। यहाँ पर आप
क्लियर वी शेप देख रहे हैं जिसमें बीच में सेंट्रोमियर है तथा दोनों तरफ इसकी दोनों भुजाएं हैं। तो मेटासेंट्रिक कंडीशन अर्थात जिसमें सेंट्रोमियर गुणसूत्र के ठीक मध्य में स्थित होता है, यह वी शेप गुणसूत्र का निर्माण करता है। इसके पश्चात हम देखते हैं सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर गुणसूत्र के मध्य भाग से थोड़ा सा एक तरफ सरक जाता है, जिससे गुणसूत्र हमें एल शेप का नजर आने लगता है। एक आर्म बड़ी होती है तथा दूसरी भुजा कंपैरेटिवली छोटी नजर आती है तथा हमें इंग्लिश के एल अक्षर के समान सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स नजर आते हैं। तीसरे प्रकार के क्रोमोसोम्स हैं एक्रोसेंट्रिक अथवा अग्रबिंदु। यहाँ पर सेंट्रोमियर थोड़ा अधिक एक किनारे की तरफ खिसक जाती है, जिससे कि दो असमान भुजाओं का निर्माण हो जाता है और यहाँ पर हमें गुणसूत्र इंग्लिश के जे अल्फ़ाबेट के समान नजर आने लगता है, जिसकी एक भुजा काफ़ी अधिक बड़ी है तथा दूसरी भुजा काफ़ी छोटी हो जाती है। तो इस प्रकार एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र जे शेप के नजर आते हैं। अब हम पढ़ते हैं टीलोसेंट्रिक। टीलो का अर्थ होता है एक सिरे पर। तो यहाँ पर सेंट्रोमियर आप देख रहे हैं एक सिरे पर स्थित होती है, अतः गुणसूत्र में हमें एक ही बड़ी आर्म नजर आती है और इस गुणसूत्र की शेप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट आई के समान नजर आती है। तो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम आई शेप के नजर आते हैं। हालांकि इस प्रकार के गुणसूत्र रेयरली देखने को मिलते हैं। तो विभिन्न गुणसूत्रों की आकृति इनमें पाए जाने वाली सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर निर्धारित की जाती है और यह आकृति मेटाफेज अथवा एनाफेज अवस्था में ही, जो कि माइटोसिस की स्टेजेस हैं, निर्धारित की जा सकती हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और टर्म बताना चाहूँगी, ऑटोसोम्स तथा सेक्स क्रोमोसोम्स किसे कहा जाता है। कायिक कोशिकाओं में या वेजिटेटिव सेल्स में पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स को ऑटोसोम्स के नाम से जाना जाता है। ये हम जानते हैं कि वेजिटेटिव सेल्स डिप्लॉइड होती हैं, जिनमें गुणसूत्रों के दो सेट उपस्थित होते हैं, अतः ऑटोसोम्स डिप्लॉइड सेल्स में ही उपस्थित होते हैं तथा दोनों क्रोमोसोम्स को, जो कि एक सेट बनाते हैं, समजात गुणसूत्र अथवा होमोलोगस क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। ऑटोसोम्स के विपरीत सेक्स क्रोमोसोम गैमेट्स में अथवा युग्मकों में उपस्थित होते हैं, जो कि हैप्लॉइड होते हैं, अतः यहाँ पर एक प्रकार का एक ही गुणसूत्र देखने को मिलता है। इसके पश्चात हम देखते हैं एक क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजिकल संरचना या आकारिकीय संरचना। तो प्रारंभ में जब माइक्रोस्कोप की सहायता से गुणसूत्र की संरचना देखी गई तो हमें यह इस प्रकार का नजर आया। यहाँ आप देख सकते हैं कि गुणसूत्र के विभिन्न भाग आपको नजर आ रहे हैं, पेलिकल, मैट्रिक्स, क्रोमोमियर्स, क्रोमोनिमेटा, सेंट्रोमियर, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन तथा सैटेलाइट। और गुणसूत्र के जो सिरे हैं इन्हें टीलोमियर्स के नाम से जाना जाता है। गुणसूत्र को कवर करने वाला बाह्यतम स्तर पेलिकल कहलाता है। हालांकि पेलिकल किसी स्ट्रेन के द्वारा अभिरंजित या डाई नहीं किया जाता, अतः यह एक्रोमैटिक होता है। पेलिकल के अंदर की तरफ पाए जाने वाले सब्सटेंस को मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। मैट्रिक्स के अंदर ही क्रोमोनिमेटा तथा क्रोमोमियर नामक संरचनाएं स्थित होती हैं। यहाँ आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि किस प्रकार आपको कुछ कुंडलन नजर आ रहे हैं, जिन्हें कि हम क्रोमोनिमेटा के नाम से जानते हैं। दोनों क्रोमोनिमेटा
स्पाइरली एक दूसरे के साथ कॉइल्ड रहते हैं या लिपटे हुए रहते हैं। यहाँ पर आपको कुछ मोती के समान उभरी हुई संरचनाएं नजर आ रही हैं, जिन्हें कि क्रोमोमियर्स के नाम से जाना जाता है। क्रोमोमियर्स की उपस्थिति से क्रोमोनिमेटा मोतियों की माला के समान नजर आते हैं। संपूर्ण गुणसूत्र लंबाई में एक समान नहीं होता, बल्कि कहीं पर यह थोड़ा सा संकीर्ण अथवा दबा हुआ पाया जाता है। तो इस दबे हुए क्षेत्र को कहा जाता है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन अथवा प्राथमिक संकुचन। और इस प्राइमरी कंस्ट्रिक्टेड क्षेत्र में विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, जिसे कि हम सेंट्रोमियर अथवा काइनेटोकोर कहते हैं। और इसी सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर माइटोटिक सेल डिवीजन की एनाफेज में हमें अलग अलग शेप्स के गुणसूत्र, डिसीजन गुणसूत्रों की शेप का निर्धारण करने में यह सेंट्रोमियर अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामान्यतः एक गुणसूत्र में एक ही सेंट्रोमियर पाया जाता है, लेकिन कभी कभी दो अथवा दो से अधिक सेंट्रोमियर भी मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ गुणसूत्रों में एक और कंस्ट्रिक्शन भी देखने को मिलता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के अलावा ये जो अतिरिक्त कंस्ट्रिक्शन पाया जाता है, इसे सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन अथवा द्वितीयक संकीर्णन के नाम से जाना जाता है। यह सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन न्यूक्लियोलस के निर्माण में भाग लेता है। आप सेल डिवीज़न के बारे में जान चुके हैं और आप ये भी देख चुके हैं कि सेल डिवीज़न में प्रोफेज के पश्चात न्यूक्लियोलस या केंद्रिक डिसअपियर हो जाती है तथा टीलोफेज स्टेज तक आते आते यह पुनः बनने लगती है। तो यह जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है, यह न्यूक्लियोलस के निर्माण में भाग लेता है, अतः इसे न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। एक बहुत ही और महत्वपूर्ण बात जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के हैप्लॉइड सेट में एक न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर क्रोमोसोम उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से यह सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन का जो भाग है, यह न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर क्षेत्र के रूप में विभेदित हो जाता है। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के बाद वाला जो भाग होता है, उसे एक विशेष नाम दिया जाता है सैटेलाइट। तो आप देख रहे हैं कि सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के पश्चात आपको जो आगे का भाग नजर आ रहा है, यह भाग सैटेलाइट क्रोमोसोम या सैटेलाइट पार्ट के नाम से जाना जाता है। सैटेलाइट क्रोमोसोम को सैट क्रोमोसोम भी कहा जाता है। सैट यहाँ पर सिन एसिड थाइमोन्यूक्लियन के लिए काम में ली जाने वाली टर्म है। अंत में हम पढ़ेंगे गुणसूत्र के सिरों के बारे में। तो जो गुणसूत्र के एंड्स होते हैं, टर्मिनल सिरे जो होते हैं, उन्हें टीलोमियर के नाम से जाना जाता है। टीलो का अर्थ होता है बिल्कुल टर्मिनल पार्ट। इन टीलोमियर्स की खासियत यह होती है कि इनमें पोलैरिटी पाई जाती है अथवा ध्रुवता पाई जाती है। अगर किसी कारणवश गुणसूत्र छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित भी हो जाता है, तब भी यह टीलोमियर्स हमेशा एंड में ही जाकर जुड़ेंगे। इन्हें गुणसूत्र के किसी बीच के भाग में जोड़ना संभव नहीं हो पाता। तो इस प्रकार एक टिपिकल क्रोमोसोम की संरचना देखने पर वह हमें इस प्रकार से नज़र आता है। हालांकि आजकल क्रोमोसोम की संरचना एडवांस्ड माइक्रोस्कोप्स की सहायता से देखी जाती है, तो हम इसको और इलैबोरेट भी कर सकते हैं। सेल डिवीज़न यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस डायग्राम में आपको क्रोमोनिमेटा की कॉइलिंग नज़र आ रही है। ये मैंने आपको पहले बताया था
कि जो क्रोमोनिमेटा पाए जाते हैं वह कॉइलिंग दर्शाते हैं अथवा कुंडलन दर्शाते हैं। तो यहाँ पर आपको यह कुंडलन नज़र आ रहा है। दो प्रकार का कुंडलन हमें देखने को मिलता है। पहले प्रकार की कॉइलिंग में दोनों क्रोमोनिमेटा एक दूसरे से सुपरफिशियली कॉइल्ड होते हैं। इनमें कुंडलन अपेक्षाकृत कम पाया जा सकता है और इन्हें आसानी से अलग किया जा सकता है। तो इस प्रकार के कॉइलिंग को नाम दिया जाता है पैरानीमिक। क्योंकि ये लगभग पैरेलल ही पड़े हैं इसलिए इसे कहा जाता है पैरानीमिक कॉइलिंग। जबकि दूसरे प्रकार की जो कॉइलिंग है इसमें दोनों गुणसूत्र एक दूसरे से काफ़ी अच्छे तरीके से गुथे हुए होते हैं। इन्हें आसानी से अलग करना संभव नहीं हो पाता। इस प्रकार की कॉइलिंग को कहा जाता है प्लेक्टोनीमिक कॉइलिंग। तो इस प्रकार क्रोमोनिमेटा दो प्रकार की कॉइलिंग दर्शाते हैं, पैरानीमिक तथा प्लेक्टोनीमिक। इस चित्र में आप देख पा रहे हैं एक टिपिकल गुणसूत्र की संरचना तथा जब सेल डिवीज़न प्रारंभ होता है तो किस प्रकार से एक गुणसूत्र के दो भाग बन जाते हैं। दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में यह बट जाता है जो कि सेंट्रोमियर के द्वारा आपस में जुड़ी रहती है तथा इन दोनों धागेनुमा संरचनाओं को क्रोमेटिड्स के नाम से या अर्धसूत्र के नाम से जाना जाता है। क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ये आप सेल डिवीज़न के दौरान विस्तार से पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि गुणसूत्र की रासायनिक संरचना क्या होती है, ये कौन कौन से केमिकल्स से मिलकर बने होते हैं। तो किसी भी गुणसूत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लिक एसिड में भी डीएनए, क्योंकि यही डीएनए गुणों का निर्धारण करता है और इसी डीएनए की उपस्थिति की वजह से ही क्रोमोसोम्स गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेकर जाते हैं। क्रोमोसोम्स में लगभग 35% डीएनए उपस्थित रहता है तथा इसी के द्वारा समस्त आनुवंशिक व उपापचयी क्रियाओं का नियमन किया जाता है। डीएनए के अतिरिक्त आरएनए भी गुणसूत्र में देखने को मिलता है। आरएनए की मात्रा कंपैरेटिवली कम होती है, लगभग 5% आरएनए गुणसूत्रों में मिलता है। इसके अतिरिक्त दूसरा मुख्य भाग है जो कि गुणसूत्र का निर्माण करता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की मात्रा अन्य कंपोनेंट्स की तुलना में अधिक होती है। प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स से बने होते हैं तथा ये सभी एंजाइम्स का निर्माण करते हैं। गुणसूत्र में मुख्यतः दो प्रकार के प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं तथा केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही मिलते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते। इसी तरीके से नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं ये रेगुलेशन का कार्य करते हैं। इन प्रोटीन्स के बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में और अधिक विस्तार से बात करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक और महत्वपूर्ण टर्म क्रोमेटिन के बारे में भी बताना चाहूँगी। सामान्यतः गुणसूत्र जिस मटेरियल या पदार्थ से मिलकर बने होते हैं यानी डीएनए तथा प्रोटीन, उसे कंबाइंड रूप से क्रोमेटिन के नाम से जाना जाता है। क्रोमेटिन को साइटोलॉजिस्ट्स के द्वारा इसकी स्टेनेबिलिटी यानी अभिरंजित होने की क्षमता के आधार पर दो प्रकार से बांटा गया है, यूक्रोमेटिन तथा हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन तथा हेट्रोक्रोमेटिन फ्यूजन रिएजेंट के द्वारा स्टेन किए जाते हैं। क्या अंतर है दोनों प्रकार के क्रोमेटिन्स में? यूक्रोमेटिन क्रोमेटिन का वह भाग है जो कि
इंटरफेस के दौरान बहुत ही लाइटली स्टेन होता है। फ्यूजन डाई से ट्रीट करने पर यह बहुत कम अभिरंजित होता है और हल्के भाग के रूप में दिखाई देता है। यूक्रोमेटिन गुणसूत्र का वह भाग है जिसमें कि ज़्यादातर डीएनए स्थित होता है और इस प्रकार यह हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाले क्रोमेटिन के रूप में कार्य करता है। इसके विपरीत अगर हम हेट्रोक्रोमेटिन की बात करें तो हेट्रोक्रोमेटिन डार्कली स्टेन्ड क्रोमेटिन है। यह बहुत गहरे क्षेत्र के रूप में नजर आता है। हेट्रोक्रोमेटिन को फिर से उसके गुणों के आधार पर दो प्रकार से बांटा गया है। पहला है कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन। यह हेट्रोक्रोमेटिन स्थायी रूप से गहरे क्षेत्रों में या हेट्रोक्रोमैटिक ही रहता है और किसी भी स्थिति में यह यूक्रोमैटिक स्टेट में नहीं आता। तो इस प्रकार परमानेंटली हेट्रोक्रोमैटिक भाग को कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन के नाम से जाना जाता है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है सेंट्रोमेरिक भाग में पाया जाने वाला हेट्रोक्रोमेटिन। यह सदैव गहरा ही अभिरंजित होगा। फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन, फैकल्टेटिव का अर्थ होता है वैकल्पिक, अर्थात इस प्रकार के हेट्रोक्रोमेटिन के पास विकल्प है कि कभी तो यह हेट्रोक्रोमेटिन रहेगा परंतु कभी कभी यह यूक्रोमेटिन में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इस प्रकार यह स्थायी रूप से हेट्रोक्रोमैटिक नहीं रहता बल्कि कभी कभी यूक्रोमैटिक फॉर्म में होता है, जो कि हेट्रोक्रोमेटाइजेशन की क्षमता रखता है। यानी कभी यह गहरा अभिरंजित भाग होता है तो कभी यह हल्का अभिरंजित भाग भी हो सकता है। तो इस प्रकार यूक्रोमैटिक क्षेत्र से इसमें हेट्रोक्रोमैटिक बनने की क्षमता पाई जाती है। अब यह हेट्रोक्रोमैटिक बनने की क्षमता या तो गुणसूत्र के एक सेगमेंट में पाई जा सकती है अथवा संपूर्ण गुणसूत्र में भी पाई जाती है। तो कभी कभी हैप्लॉइड सेट का एक संपूर्ण गुणसूत्र ही हेट्रोक्रोमैटिक हो जाता है, फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटिक रूप में कन्वर्ट हो जाता है और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बार बॉडी, जो कि ह्यूमन फीमेल्स में पाई जाती है। जैसा कि हम जानते हैं ह्यूमन फीमेल्स में XX 2 सेक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और कभी कभी इनमें एक X क्रोमोसोम फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटिक बन जाता है, जिसे कि बार बॉडी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार बार बॉडी फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन का एक उदाहरण है। यहाँ पर हम न्यूक्लियस तथा गुणसूत्र से जुड़ी एक और टर्म को पढ़ेंगे, कैरियोटाइप तथा इडियोग्राम। इस पर अक्सर शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि कैरियो शब्द जब भी आता है यह न्यूक्लियस से संबंधित होता है। तो क्या है कैरियोटाइप? बहुत ही सरल शब्दों में हम इसे न्यूक्लियस की पिक्चर कह सकते हैं। तो कैरियोटाइप का अर्थ है जो कि क्रोमोसोम्स के सेट को आइडेंटिफाई करे ऐसे लक्षणों का समूह। तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स दैट आइडेंटिफाइज अ पर्टिकुलर सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब कौन कौन से लक्षण किसी भी न्यूक्लियस में पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, ये हम देखते हैं। ये सभी मिलकर कैरियोटाइप का निर्माण करेंगे। तो न्यूक्लियस में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या, इनका साइज, इनमें सेंट्रोमियर की पोजीशन, सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर दोनों भुजाओं की लेंथ तथा सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, ये सभी कैरेक्टर्स मिलकर कैरियोटाइप का निर्धारण करते हैं। तो इस प्रकार कैरियोटाइप का अर्थ है न्यूक्लियस की पिक्चर, यानी किस प्रकार के गुणसूत्र पाए जा रहे हैं।
अब इसी के साथ जुड़ी दूसरी टर्म है इडियोग्राम। इडियोग्राम कैरियोटाइप का डायग्राम है। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियोटाइप इज नोन एज इडियोग्राम। इडियोग्राम में हम एक हैप्लॉइड सेट के यानी हैप्लॉइड जीनोम के क्रोमोसोम्स का चित्र बनाते हैं और इस चित्र में हम सामान्यतः क्रोमोसोम्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में या आकार के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। तो यह विसिया नामक प्लांट का चित्र है। ऊपर आपको कैरियोटाइप नज़र आ रहा है। कैरियोटाइप में आपको 5 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स नज़र आ रहे हैं और नीचे की तरफ आपको इडियोग्राम नज़र आ रहा है, जिसमें हमने प्रत्येक क्रोमोसोम की संरचना यानी किसमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, किसमें केवल प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, यह दिखाया हुआ है। तो इस प्रकार कैरियोटाइप तथा इडियोग्राम ये दोनों ही टर्म्स क्रोमोसोम में शेप तथा स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए काम में ली जाती हैं। तो इस प्रकार आपने आज के वीडियो लेक्चर में गुणसूत्र का एक सामान्य परिचय प्राप्त किया। आगे के वीडियो लेक्चर्स में हम देखेंगे स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स तथा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। धन्यवाद।